सब्जेक्ट ज्ञान यूट्यूब चैनल आपका हार्दिक स्वागत करता है। सब्जेक्ट ज्ञान यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए। प्रस्तुत है कक्षा 10 विषय सामाजिक। मैं बाबूलाल मीणा और मेरे साथ टेक्निकल टीम के रूप में कार्य कर रहे हैं श्रीमान सईराम जी जाखड़। अध्याय 13 परिवहन एवं संचार। हम अपने दैनिक जीवन में विभिन्न वस्तुओं एवं सेवाओं का प्रयोग करते हैं। इनमें से कुछ हमारे आसपास उपलब्ध होती है तथा कुछ अन्य की आवश्यकताएं दूसरे स्थानों से प्राप्त कर पूरी की जाती है। कुछ वस्तुओं तथा सेवाओं से आपूर्ति स्थानों से मांग वाले स्थानों तक पहुंचने हेतु परिवहन की आवश्यकता होती है। 1991 में उदारीकरण के बाद पूंजी एवं प्रौद्योगिकी निवेश के बाद आ जाने से परिवहन के साधनों का तीव्र विकास हुआ है। आर्थिक विकास में आधारभूत संरचना की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आधारभूत संरचना में जो क्षेत्र समृद्ध होते हैं उनमें विकास की गति तीव्र होती है। आधारभूत संरचना को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। आधारभूत ढांचागत संरचना, इसमें परिवहन, विद्युत संचार को सम्मिलित किया जाता है। आधारभूत संरचना का दूसरा भाग आधारभूत सामाजिक संरचना है। एक क्षेत्र तक एक सीमित होती है। विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विकास के साथ व्यापार व परिवहन के प्रभाव क्षेत्र में विस्तृत परिधि होने से विश्व में प्रत्येक कोने तक पहुंचना संभव हो गया है। परिवहन का यह विकास संचार साधनों के विकास की सहायता से ही संभव हो सका है। इसलिए परिवहन, संचार व व्यापार एक दूसरे के पूरक होते हैं। बात करते हैं आगे इसी क्रम में। आज भारत अपने विशाल आकार, विविधताओं, भाषा तथा सामाजिक व सांस्कृतिक बहुलताओं के बावजूद संसार में सभी क्षेत्रों से सुचारू रूप से जुड़ा हुआ है। सड़क, वायु, जल परिवहन, समाचार पत्र, रेडियो, दूरदर्शन, सिनेमा, इंटरनेट आदि इनमें सामाजिक आर्थिक विकास में अनेक प्रकार के सहायक है। परिवहन व संचार के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार ने अर्थव्यवस्था को जीवन शक्ति दी है, जिससे हमारा जीवन साधन व सुविधापूर्ण हो गया है। आधारभूत संरचना के अभाव के कारण राजस्थान राज्य विकास को दृष्टि से अग्रणी राज्यों में शामिल नहीं है। जैसे जैसे राजस्थान में आधारभूत संरचना की स्थिति सुधर रही है, वैसे वैसे राज्य का आर्थिक विकास तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है। आधुनिक परिवहन व संचार के साधन हमारे देश व राज्य के आधुनिक अर्थव्यवस्था के केंद्र बिंदु है। अतः स्पष्ट है कि सघन व सक्षम परिवहन का जाल तथा संचार के साधन आज विश्व, राष्ट्र व स्थानीय व्यापार हेतु पूर्ण अपेक्षित है। बात करते हैं परिवहन की, तो देश के सतत विकास में सुव्यवस्थित परिवहन प्रणाली एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। पिछले कुछ वर्षों में परिवहन के क्षेत्र में बड़े पैमाने पर विकास देखने को मिला, जिसके पश्चात देश में सुदूर क्षेत्रों तक यातायात क्षेत्रों का विस्तार हुआ एवं लोगों का इसका लाभ भी प्राप्त हुआ। परिवहन के साधनों की बात करें तो स्थल, जिसमें सड़क परिवहन, रेल परिवहन और पाइपलाइन परिवहन आते हैं, और दूसरा जल, जिसके आंतरिक जल परिवहन, समुद्री जल परिवहन, और वायु परिवहन में घरेलू विमान सेवा, अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा, सार्वजनिक प्राधिकरण, निजी विमान सेवा आती है। आर्थिक विकास में परिवहन का महत्वपूर्ण स्थान है। औद्योगिक विकास के लिए तो परिवहन आवश्यक है ही, साथ ही परिवर्तन के साधनों के साथ अन्य सभी क्षेत्रों में के विकास को भी गति मिलती है। परिवहन प्राकृतिक आपदाओं के समय में अत्यधिक उपयोगिता होती है। स्थल, जल, वायु परिवहन के साधनों को 3 क्षेत्रों में बांटा गया है। स्थल परिवहन भू क्षेत्र के ऊपर वायु वस्तुओं एवं सेवाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने वाले साधन स्थल परिवहन कहलाते हैं, जो मुख्यतः सड़क, रेल व पाइपलाइन के रूप में विकसित होते हैं। सड़क परिवहन की बात करें तो भारत में 3.3 लाख किलोमीटर तक सड़कों का एक विशाल जाल है, जो विश्व में दूसरा सबसे बड़ा है। परिवहन के क्षेत्र में सड़क का स्थान अग्रणी है। वर्तमान अनुमान के अनुसार सड़क परिवहन पर लगभग 65% माल ढोया जाता है और 80% यात्री यातायात होता है। सड़कों पर यातायात प्रति वर्ष 7% से 10% की दर से बढ़ रहा है, जबकि वाहनों की संख्या में वृद्धि दर विगत कुछ वर्षों में 12% रही है। उसके बाद में अगले क्रम में बात करते हैं। सड़क परिवहन ने भारत के सामाजिक एवं आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कम मध्यम दूरी तय करने के लिए ये यातायात के साधनों का सर्वाधिक सुगम एवं सस्ता साधन भी है। वास्तव में यह सेवा परिवहन के में अन्य साधनों की सहायक है, क्योंकि इसकी विश्वसनीयता, शीघ्रता, लचीलापन एवं द्वार
तक प्रदान की जाने वाली सुविधा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। भारत में भौतिक विशेषताओं के कारण रेल परिवहन एक सीमा तक ही किया जा सकता है, अतः सड़कों का महत्व अपने आप बढ़ जाता है। भारत में मार्च 2015 में सड़कों की कुल लंबाई बढ़कर 54,72,000 किलोमीटर हो गई थी। इसमें राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग, मुख्य जिला सड़कें, अन्य जिला और ग्रामीण सड़कें शामिल है। राष्ट्रीय राजमार्गों में एकल लेन, मानक 2 लेन तथा 4 लेन तथा उससे भी ज्यादा चौड़ी सड़कें। रेल परिवहन की अपेक्षा सड़क परिवहन की बढ़ती महत्ता निम्न कारणों से स्पष्ट महत्वपूर्ण है। रेलवे लाइन की अपेक्षा सड़कों का निर्माण लागत बहुत कम है। अपेक्षाकृत ऊबड़ खाबड़ व विच्छिन्न भूभागों पर सड़कें बनाई जा सकती है। अपेक्षाकृत कम व्यक्तियों, कम दूरी व कम वस्तुओं में परिवहन में सड़कें मध्यवर्ती होती है। अन्य परिवहन साधनों की अपेक्षा कृत कम है। सड़क परिवहन अन्य सभी परिवहन साधनों के उपयोग में एक कड़ी के रूप में कार्य करता है, जैसे सड़कें, रेलवे स्टेशन, वायु व समुद्री पत्तनों को ये आपस में जोड़ती है। उसके बाद में इसी क्रम में आगे बात करते हैं तो महानगर व बड़े शहर सामान्यतः रेल और वायु यातायात से जुड़े होते हैं, किंतु गांवों के परिवहन का मुख्य साधन सड़कें ही है। सड़कें परिवहन के क्षेत्र में मानव शरीर में धमनी व शिराओं के भांति कार्य करती है। राजस्थान में जनसंख्या का 3/4 भाग गाँव में ही बसता है। राज्य के गाँव में जहाँ जहाँ सड़कें पहुँचती है, समृद्धि स्वतः ही नजर आने लगती है। राजस्थान की योजनाबद्ध विकास में यातायात विकास पर निवेश वृद्धि हुई। विभिन्न पंचवर्षीय योजना में यातायात विकास पर खर्च ने उत्तरोत्तर वृद्धि हुई। वर्तमान में सड़क परिवहन राज्य सरकार का महत्वपूर्ण प्राथमिकता वाला विकास शीर्ष है। स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग की यदि बात करें तो भारत सरकार ने दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई व दिल्ली को जोड़ने वाली 6 लेन वाली महाराज मार्गों की सड़क परियोजना प्रारंभ की। इस योजना के तहत 2 गलियारे प्रस्तावित है। प्रथम उत्तर दक्षिण गलियारा जो श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है। इस महाराजमार्ग का मुख्य उद्देश्य भारत में महानगरों के मध्य की दूरी व परिवहन समय को न्यूनतम करता है। यह राजमार्ग परियोजना भारत में राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र में स्थित है। बात करते हैं इसी क्रम में आगे तो आगे चलते हैं राष्ट्रीय राजमार्ग। राष्ट्रीय राजमार्ग देश में दूरस्थ भागों को जोड़ते हैं। ये प्राथमिक सड़क तंत्र है जिनका निर्माण व रखरखाव केंद्रीय लोक निर्माण में अधिकार क्षेत्र में है। अनेक प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग उत्तर से दक्षिण तथा पूर्व से पश्चिम दिशाओं में फैले। दिल्ली व अमृतसर के मध्य ऐतिहासिक शेर सूरी मार्ग राष्ट्रीय राजमार्ग 1 के नाम से जाना जाता है। 11वीं पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय राजमार्ग प्रमुख विकास कार्यक्रम के अंतर्गत 4 लेन और 2 लेन वाली कुल 45,974 किलोमीटर लंबी सड़क निर्माण का कार्यक्रम तय किया गया। इसकी कुल लागत 2,20,000 करोड़ रुपए होगी। सरकार द्वारा इसका क्रियान्वयन सार्वजनिक निजी साझेदारी के आधार पर किया जाएगा। 11वीं योजना के अंतर्गत सड़कों में विस्तार के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अधीन 100 जनसंख्या वाले सभी ग्रामों और पहाड़ी क्षेत्रों में 500 जनसंख्या वाले क्षेत्रों को जोड़ा जाएगा। इस कार्यक्रम में भारत के ग्रामों को बाजार अर्थव्यवस्था के अंतर्गत लाया जाएगा। बात करते हैं राजस्थान से कुल 7 राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं। इसमें से राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 सबसे महत्वपूर्ण और व्यस्ततम राजमार्ग है। यह मार्ग आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 11 सुरक्षात्मक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण मार्ग है। यह मार्ग आगरा से भरतपुर, दौसा, जयपुर, सीकर होता हुआ बीकानेर जाता है और राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12 जयपुर से टोंक, बूंदी, कोटा, झालावाड़ होता हुआ भोपाल तक जाता है। राष्ट्रीय राजमार्ग 3 का केवल 28 किलोमीटर भाग राजस्थान से होकर गुजरता है और यह राष्ट्रीय राजमार्ग धौलपुर जिले से गुजरता है। राजस्थान में स्वर्ण चतुर्भुज योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 पर जयपुर से अजमेर 6 लेन में परिवर्तित हुआ है। उसके बाद में राज्य राजमार्गों की बात करें तो राज्यों के भीतर वे सड़कें जो राज्य की राजधानी, महत्वपूर्ण शहरों, कस्बों तथा जिला मुख्यालयों को आपस में एक तथा राष्ट्रीय राजमार्गों व पड़ोसी राज्य से जुड़ने वाले मुख्य राजमार्गों से जोड़ती है, राज्य राजमार्ग कहलाती है। राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों में इनकी व्यवस्था तथा निर्माण का दायित्व राज्यों के सार्वजनिक निर्माण विभाग का होता है। देश में राज्य राजमार्गों की कुल लंबाई 1,31,899 किलोमीटर। राजस्थान में कुछ मुख्य राज्य राजमार्गों को मेगा हाईवे प्रोजेक्ट से जोड़ा गया है तथा कुछ मेगा हाईवे के रूप में विकसित कर 2 लेन से 4 लेन में परिवर्तित किया जा रहा है। वर्तमान में मेगा हाईवे तथा राजमार्गों को निर्माण व उनकी देखरेख अनुबंध के आधार पर किया जा रहा है। इस हेतु अनुबंधित फर्म उन मार्गों पर चलने वाले वाहनों से शुल्क, जिसे टोल कहा जाता है, वसूल करती है। सरकारी वाहनों, एम्बुलेंस, कृषि वाहनों, सैनिक वाहनों व अन्य आपातकालीन वाहनों
तथा दोपहिया वाहनों को इस टोल शुल्क से मुक्त रखा जाता है। बात करते हैं मुख्य जिला सड़कों की, तो विभिन्न तहसीलों, मुख्य नगरों तथा औद्योगिक क्षेत्रों को जिला मुख्यालय से अथवा आपस में जोड़ने वाली सड़कों को मुख्य जिला सड़कें कहते हैं। उसके बाद में इसी क्रम में आगे बातें करते हैं अन्य सड़कों की। तो इस वर्ग में वे सड़कें आती है जो ग्रामीण क्षेत्रों को शहरों से जोड़ती है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क परियोजना के तहत इन सड़कों को विकास को विशेष प्रोत्साहन मिला है। इस परियोजना का लक्ष्य देश के प्रत्येक गांव को प्रमुख शहरों से पक्की सड़कों द्वारा जोड़ना है। देश के सभी गांवों को प्रमुख सड़कों से जोड़ने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री द्वारा 25 दिसंबर 2000 को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना घोषित की गई थी। इसके अंतर्गत 1991 जनगणना के अनुसार 1000 तथा इससे अधिक आबादी वाले गांवों को वर्ष 2003 तक 500 से 1000 जनसंख्या वाले गांवों को 2007 तक सड़कों से जोड़ने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। जनजातीय क्षेत्रों में 250 से अधिक आबादी वाले गांवों को सड़कों से जोड़ने की योजना बनाई गई है। बात करते हैं सीमांत सड़कों की। सीमावर्ती सड़कों का निर्माण व देखरेख भारत सरकार प्राधिकरण के अधीन सीमा संगठन के द्वारा किया जाता है। वर्तमान में इसकी विकास संबंधी गतिविधियां राजस्थान, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, सिक्किम, असम, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, अंडमान निकोबार द्वीप समूह तथा भूटान में भी प्रारंभ की जा रही है। इन सड़कों के विकास से दुर्गम क्षेत्रों में अभिगम्यता बढ़ी है तथा ये इन क्षेत्रों के आर्थिक क्षेत्रों में आर्थिक विकास में भी सहायक हुई है। आगे देखते हैं इसी क्रम में, तो आपका राजस्थान रोड विजन 2025 यदि आप देखें तो राजस्थान में सड़क तंत्र की कायापलट के लिए राजस्थान रोड विजन 2025 तैयार किया गया। सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा 21वीं सदी के पहले 25 साल राज्य में सड़कों के विकास के लिए एक दीर्घावधि विजन तैयार किया गया है। इसमें सड़कों के विकास के साथ साथ सड़कों के रखरखाव और सड़कों की गुणवत्ता पर बल दिया गया है। रोड विजन 2025 में पहले 15 साल में सभी गांवों को सड़कों से जोड़ने के बाद अगले 10 साल में एक्सप्रेसवे, फ्लाईओवर, 4 लेन के राजकीय मार्ग पर जोर दिया गया। इस विजन में धार्मिक महत्व के स्थानों पर पर्यटन, खनन और औद्योगिक क्षेत्रों के लिए नए सड़क संपर्क विकसित करना जरूरी माना गया है। सड़क परिवहन के संबंध में राजस्थान को मॉडल स्टेट माना जा सकता है। रेल परिवहन की बात करें तो भारत में रेल परिवहन वस्तुओं तथा यात्रियों के परिवहन का प्रमुख साधन है। रेल परिवहन के द्वारा व्यापार व लंबी दूरी तक हल्के व भारी सामान का परिवहन किया जाता है। प्रमुख परिवहन के साधन में समाविष्ट पिछले 150 वर्षों से भी अधिक समय से भी भारतीय रेल एक महत्वपूर्ण समन्वय के रूप में जानी जाती है। भारतीय रेलवे देश की अर्थव्यवस्था, उद्योगों में तीव्र विकास के लिए उत्तरदायी है। 31 मार्च 2016 के दिन भारतीय रेल परिवहन मार्ग की लंबाई 67,312 किलोमीटर थी, जिस पर 7,133 स्टेशन थे तथा जिसमें 9,213 रेल इंजन थे, 53,220 यात्री सेवा वाहन, 6,493 अन्य कोच वाहन तथा 2,29,381 गाड़ियां सम्मिलित थी। इसी क्रम में यदि बात करें, देश की प्रथम रेलगाड़ी का परिचालन 22 दिसंबर 1851 ईस्वी को किया गया। भारतीय उपमहाद्वीप में प्रथम रेलगाड़ी महाराष्ट्र में स्थित मुंबई व ठाणे के बीच लगभग 33.6 किलोमीटर लंबे रेलमार्ग पर 16 अप्रैल 1853 को चलाई गई थी। 1951 में भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया और भारत की पहली विद्युत रेल डेक्कन क्वीन थी, जिसे 1929 में गांव पुणे के बीच चलाया गया था। आज संपूर्ण देश में रेलों का सघन जाल बिछा हुआ है। देश में अनेक प्रकार की रेल लाइन विद्यमान है, जिनमें बड़ी लाइन, ब्रॉडगेज, छोटी लाइन, मीटर गेज प्रमुख है, जहां प्राकृतिक संसाधनों की प्रचुरता और आर्थिक उत्पादों में भारी खनिजों तथा लोहे, ऐसे कोयला, खनिज तेल व उर्वरक का अधिकांश परिवहन बड़ी लाइनों द्वारा ही किया जाता है, किंतु औद्योगिक प्रतिष्ठानों द्वारा कच्चे मालों का परिवहन छोटी लाइनों के माध्यम से ही किया जाता है। हालांकि छोटी लाइन का परिवहन अधिक समय लेने वाला व बहुत खर्चीला है। इन समस्याओं में निवारण के लिए या निराकरण के लिए यदि हम देखें तो भारतीय रेलवे द्वारा यूनिगेज प्रोजेक्ट या एक समान रेलवे लाइन परियोजना 1992 में प्रारंभ की गई, जिसके अंतर्गत देश की सभी छोटी लाइनों को बड़ी लाइनों में परिवर्तित किया जाना है। उसके बाद में यदि हम समझे अगले पॉइंट को देखें तो देश में रेल परिवहन में भू, प्राकृतिक, आर्थिक व प्रशासकीय कारक प्रमुख है। देश में रेल मार्ग पहाड़ी क्षेत्रों, समतल गुजरात के दलदली भाग, मध्य प्रदेश के वन क्षेत्र, सुरंग इत्यादि में भी रेल मार्ग गुजरते हैं, जिससे देश का कोना कोना लगभग जुड़ गया है। रेलवे में बढ़ते यात्री व माल भार को देखते हुए लाइनों को दोहरीकरण, विद्युतीकरण एवं छोटी लाइनों की बड़ी लाइनों में बदलने का कार्य तेजी से विभिन्न परियोजनाओं के अंतर्गत किया जा रहा है। मालगाड़ियों के संचालन के लिए समर्पित माल भाड़ा कॉरिडोर परियोजना
इसके अंतर्गत 1534 किलोमीटर दोहरा रेल मार्ग मुंबई से रेवाड़ी तक बनाया जा रहा है, जो मुख्य तौर पर कंटेनर परिवहन की जरूरतों को पूरा करता है। राजस्थान में भारत के कुल रेल मार्गों का लगभग 11% भाग है। राजस्थान में रेल मार्गों की कुल लंबाई मार्च 2011 में 5,784 किलोमीटर है, जो देश के रेल मार्ग की कुल लंबाई 63,140 किलोमीटर का 9.4% था। राजस्थान के रेल मार्गों की कुल लंबाई में ब्रॉडगेज का भाग 51.4% है, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर यह 71.4% मानी जाती है। उसके बाद में राज्य में मार्च 2011 में रेल मार्गों की कुल लंबाई 5,784 किलोमीटर थी, जिसमें ब्रॉडगेज का भाग 68.37%, मीटर गेज का भाग लगभग 3.10% तथा नैरोगेज का भाग है वो 1.53% था। राज्य में 31 मार्च 2008 को प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रेल मार्गों की औसत लंबाई 16.61 किलोमीटर थी। राजस्थान के प्रमुख रेल मार्ग निम्न है। सबसे पहले देखते हैं जयपुर मुंबई रेल मार्ग, जोधपुर हावड़ा रेल मार्ग, दिल्ली अहमदाबाद रेल मार्ग, उदयपुर दिल्ली रेल मार्ग, बीकानेर दिल्ली रेल मार्ग, जयपुर दिल्ली रेल मार्ग, जयपुर गंगानगर रेल मार्ग, फुलेरा दिल्ली रेल मार्ग, जयपुर सवाईमाधोपुर रेल मार्ग, जयपुर आगरा रेल मार्ग, जयपुर जम्मूतवी रेल मार्ग और जोधपुर गुवाहाटी रेल मार्ग, जयपुर लुहारू रेल मार्ग और जयपुर चेन्नई रेल मार्ग, जोधपुर हरिद्वार रेल मार्ग, ये प्रमुख रेल मार्ग हैं। बात करते हैं आगे इसी क्रम में पाइपलाइन परिवहन की। तो भारत के परिवहन मानचित्र पर पाइपलाइन का एक नया परिवहन का साधन है। पहले पाइपलाइन का उपयोग शहरों में उद्योगों में पानी पहुंचाने हेतु किया जाता था। आज इसका उपयोग कच्चा तेल, पेट्रोल उत्पाद तथा तेल में से प्राप्त प्राकृतिक गैस तथा गैस शोधनशालाओं, उर्वरक कारखानों में बड़े ताप विद्युत घरों तक पहुंचाने में किया जाता है। ठोस व गलनीय पदार्थों को तरल अवस्था में परिवर्तित करके पाइपलाइनों द्वारा ले जाया जाता है। आंतरिक भागों में स्थित शोधनशालाएं जैसे बरौनी, मथुरा, पानीपत तथा गैस पर आधारित उर्वरक कारखानों की स्थापना पाइपलाइनों में जाल के कारण ही संभव हो पाई है। पाइपलाइन बिछाने की प्रारंभिक लागत अधिक है, किंतु इसको चलाने की लागत है वो एकदम न्यून है। वाहनांतरण, देरी तथा हानियों इसमें लगभग नहीं के बराबर है। देश में पाइपलाइन परिवहन के 3 प्रमुख जाल है। ऊपरी असम के तेल क्षेत्र में गुवाहाटी, बरौनी व इलाहाबाद के रास्ते में कानपुर उत्तर प्रदेश तक इसकी, उसके बाद में एक शाखा बरौनी से राजवंद होकर हल्दिया तक, दूसरी राजवंद से मोरी ग्राम तक, गुवाहाटी से सिलीगुड़ी तक, गुजरात में सलावा से वीरम गांव, मथुरा गांव व सोनीपत के रास्ते पंजाब में जालंधर तक जाती है। इसके अन्य शाखाओं वडोदरा के निकट कोयली को चक्सू व अन्य स्थानों से जोड़ती है। इसकी शाखाएं राजस्थान में कोटा तथा उत्तर प्रदेश में शाहजहांपुर व बराला गांव अन्य स्थानों पर भी स्थित है। इसी क्रम में आगे देखते हैं जल परिवहन। तो जल परिवहन किसी भी देश को सबसे सस्ता यातायात प्रदान करता है, क्योंकि इसके निर्माण में परिवहन मार्गों का निर्माण नहीं करना पड़ता और केवल जल परिवहन के साधनों से ही यातायात किया जाता है। इतना अवश्य है कि इसके लिए प्राकृतिक अथवा कृत्रिम जलपूर्ण मार्ग अवश्य होते हैं। भारत के लोग अनंत काल में समुद्री यात्राएं करते हैं। यहाँ नाविकों ने दूर तथा पास के क्षेत्रों में भारतीय संस्कृति व व्यापार को फैलाया। जल परिवहन द्वारा भारी एवं स्थूलकाय वस्तुओं को ढोना अनुकूल है। यह परिवहन साधनों में ऊर्जा सक्षम तथा पर्यावरण अनुकूल भी है। हमारे देश में आंतरिक एवं समुद्रीय दोनों प्रकार का जल परिवहन किया जाता है। आंतरिक जल परिवहन की दृष्टि से देश में प्राचीन काल से ही नदियों के माध्यम से यातायात किया जाता रहा। वर्तमान में देश में लगभग 14,500 किलोमीटर लंबा नौ संचालन जल मार्ग मौजूद है। नहरें 4300 किलोमीटर लंबे नौ संचालन मार्ग में मात्र 900 किलोमीटर तक की दूरी नौकाओं द्वारा परिवहन के लिए उपयुक्त है। वर्तमान में आंतरिक जल परिवहन के माध्यम से 160 लाख टन की ढुलाई प्रतिवर्ष की जा रही है। भारत के उत्तरी पूर्वी राज्यों आंतरिक जलमार्ग परिवहन का महत्वपूर्ण साधन माना जाता है। राष्ट्रीय जलमार्गों की बात करें तो देश की गंगा, हुगली, यमुना, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा, ताप्ती, बांडवी, गोदावरी, कृष्णा, महानदी आदि नदियां द्वारा आंतरिक जलमार्ग की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। निम्न जलमार्गों को भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है। नौगम्य राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 हल्दिया तथा इलाहाबाद के मध्य गंगा जल मार्ग जो 1660 किलोमीटर लंबा है। नौगम्य राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 सदिया व दूरी के मध्य 891 किलोमीटर लंबा ब्रह्मपुत्र नदी मार्ग पर है। नौगम्य राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 3 केरल के पश्चिमी तटीय नहर
पर स्थित है और 205 किलोमीटर लंबा है। नौगम्य राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 4 काकीनाडा से भरकानन 1100 किलोमीटर लंबा जलमार्ग है। नौगम्य राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 जिसमें मातई नदी, महानदी के डेल्टा चैनल, ब्रह्मणी नदी और पूर्व तटीय नहर से के साथ ब्रह्मणी नदी का विशेष विस्तार 588 किलोमीटर लंबा जलमार्ग है। कुछ अन्य जलमार्ग भी है जिन पर परिवहन होता है। इसमें मावंडी, जुआरी और केम्बूर, जुआ, सुंदरवन, बराक, केरल का पश्चिम जल और कुछ नदियों का जबरी विस्तार शामिल किया जाता है, जिसके कारण बात करते हैं देश की अधिकांश नदियां वर्षा काल के अतिरिक्त समय में प्राय जल की अल्पता का शिकार हो जाती है और जिसके कारण उसे परिवहन का कार्य रुक जाता है। और भारत के भूतल परिवहन मंत्रालय द्वारा कराए गए सर्वेक्षण के अनुसार देश में 10 नदी मार्ग ऐसे हैं जहां वर्ष भर पर्याप्त मात्रा में जल उपलब्ध रहता है। ऐसे नदी मार्गों को ही राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है। बात करते हैं आगे इसी क्रम में, तो अगले बिंदु देखते हैं प्रमुख समुद्री पतन बंदरगाहों पर समुद्री जहाजों के रुकने, ईंधन लेने तथा सामानों को उतारने चढ़ाने का कार्य किया जाता है। भारत की 7,05,166 किलोमीटर लंबी समुद्री तट रेखा के साथ 12 प्रमुख तथा 187 मध्य छोटे पतन बंदरगाह, ये प्रमुख पतन देश है। और बात करते हैं इन पतनों की प्रमुख, जो भारत की समुद्री तट रेखा की यदि लंबाई हम देखें तो 7,516.6 किलोमीटर लंबी है। और पतन देशों की बात करें, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात कच्छ में कांडला पतन पहले पतन के रूप में विकसित किया गया था। ऐसा देश विभाजन से कराची पतन की कमी को पूरा करने तथा मुंबई से होने वाले व्यापारिक दबाव को कम करने के लिए किया था। कांडला एक ज्वारीय बंदरगाह है। यह जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात के औद्योगिक तथा कृषि उत्पादों के आयात निर्यात को संचालित करता है। मुंबई बृहत्तम पतन है जिसके प्राकृतिक खुले विस्तृत व सुचारू पोताश्रय है। मुंबई पतन के अधिक परिवहन को ध्यान में रखकर इसके सामने जवाहरलाल नेहरू पतन विकसित किया गया, जो पूरे क्षेत्र को एक समूह पतन की सुविधा भी प्रदान कर सकते हैं। लोहा इस्क के निर्यात के संदर्भ में मारमागांव पतन देश का महत्वपूर्ण पतन माना जाता है। बात करते हैं सुदूर दक्षिणी पश्चिम में कोची पतन की, तो यह एक लेगून के मुहाने पर स्थित है, प्राकृतिक पोताश्रय भी है। इसी कड़ी में आगे बात करते हैं तो आपका आता है पूर्वी तट के साथ तमिलनाडु के में दक्षिण पूर्वी छोर पर तूतीकोरिन पतन है। यह एक प्राकृतिक पोताश्रय तथा इसकी पृष्ठभूमि भी अत्यंत समृद्ध है। अतः यह पतन हमारे पड़ोसी देशों श्रीलंका, मालदीव आदि भारत के तटीय क्षेत्रों की विभिन्न वस्तुओं के व्यापार को संचालित करता है। चीनी व्यापार की मात्रा एवं सामान लदान के संदर्भ में देश का दूसरा बड़ा बंदरगाह है। ओडिशा में स्थित पाराद्वीप पतन विशेषतः लोहा इस्क का निर्यात करता है। कोलकाता एक अंतः स्थलीय नदीय पतन है। यह सागर तट से 148 किलोमीटर अंदर हुगली नदी के किनारे स्थित है। जबरीय पतन होने के कारण तथा हुगली नदी के तल छठ जमाव से इसे नियमित रूप से साफ करना पड़ता है। कोलकाता पतन पर बढ़ते व्यापार दबाव को कम करने के लिए हल्दिया सहायक पतन के रूप में विकसित किया गया है। यहाँ जल परिवहन की सुविधा उपलब्ध नहीं है। राजस्थान के निकटतम बंदरगाह कांडला व मुंबई है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं वायु परिवहन की, तो वायु परिवहन तीव्रतम, आरामदायक व प्रतिष्ठित परिवहन का साधन है। तीव्रगामी साधन का महत्व है भारत जैसे भौतिक दृष्टि से विविधतापूर्ण तथा विशाल देश में स्वतः स्पष्ट होता है। इसके द्वारा अति दुर्गम स्थानों जैसे ऊंचे पर्वत, मरुस्थल, घने जंगलों व लंबे समुद्री रास्तों को सुगमता से पार किया जा सकता है। वायु परिवहन के दुर्गम भागों को जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वायु परिवहन का प्रारंभ देश में 1911 में हुआ था, जब इलाहाबाद में नैनी के बीच विश्व की सर्वप्रथम डाक सेवा का प्रारंभ किया गया था। एयर इंडिया अंतर्राष्ट्रीय वायु सेवाएं उपलब्ध कराती है और पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग को आपातिक संक्रियाओं में तथा अगम्य व दुर्गम भूभागों जैसे उत्तरी पूर्वी राज्यों तथा जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश व उत्तराखंड के आंतरिक क्षेत्रों में हेलीकॉप्टर सेवाएं उपलब्ध करवाता है। बात करते हैं इंडियन एयरलाइंस देश के आंतरिक भागों में के अतिरिक्त समीपवर्ती देशों नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका, म्यांमार तथा मालदीव को भी अपनी सेवाएं उपलब्ध करवाता है। हवाई अड्डों की यदि हम बात करें तो भारत में अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन
प्राधिकरण देश के 4 बड़े हवाई अड्डों मुंबई, कोलकाता, दिल्ली व चेन्नई का प्रबंधन करता है, जबकि राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण देशी हवाई अड्डों और रक्षा हवाई अड्डों पर असैनिक उड़ान पट्टियों का प्रबंधन करता है। देश के विमानपत्तनों को उनके कार्य विशेषता, महत्व तथा उनके द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं के आधार पर 4 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन की बात करें तो ये अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवाएं उपलब्ध है। देश में निम्न पत्तन अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवाएं उपलब्ध कराते हैं: जवाहरलाल नेहरू विमानपत्तन और सुभाष चंद्र बोस विमानपत्तन और इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन, मीनम्बकम, तल्ला, तिरुवनंतपुरम। इसके अतिरिक्त बेंगलोर, हैदराबाद, अहमदाबाद, कोच्चि, तिरुवनंतपुरम, कैलिकट, कोयम्बटूर, नागपुर, पुणे, जयपुर, लखनऊ, श्रीनगर, गोवा, अमृतसर, गुवाहाटी और नेदुअम्बसरी में अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन विद्यमान है। प्रधान श्रेणी के विमानों की पत्तनों की बात करें तो ये छोटे बड़े सभी प्रकार के वायुयानों को उतारने, उड़ान भरने की सुविधा प्रदान करते हैं। ये निम्न है: अगरतला, अहमदाबाद, राजारोसी, अमृतसर, आमोसी, पटना, बेगमपेट, सेंट थामरा और सफदरजंग, गुवाहाटी, जयपुर, नागपुर, तिरुचिरापल्ली और बड़ापानी आदि। इनके अतिरिक्त देश में 38 मध्य श्रेणी और 28 छोटी श्रेणी के विमानपत्तन व सरकारी सहायता प्राप्त उड्डयन क्लब भी है, जहां बालकों को प्रशिक्षण दिया जाता है। बात करते हैं राजस्थान में, जयपुर सांगानेर में स्थित पत्तन प्रधान श्रेणी का हवाई अड्डा है। यहाँ 2 टर्मिनल है, जहां से देश व कुछ विदेशी विमान सेवाओं का संचालन सरकारी एवं निजी विमान कंपनियों द्वारा किया जाता है। यहाँ से देश के सभी प्रमुख शहरों के लिए विमान सेवाएं उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त रतनाड़ा एवं डबोग में मध्यम है। बात करते हैं कोटा पत्तन की बात करते हैं तो अजमेर में भी किशनगढ़ के पास विमान पत्तन का निर्माण किया जा रहा है, जहां से शीघ्र ही वायु परिवहन सेवाएं उपलब्ध होगी। संचार सेवाओं की बात करें तो जब से मानव पृथ्वी पर अवतरित हुआ है, उसने विभिन्न संचार माध्यमों का प्रयोग किया है। प्रगति के पथ पर मानव बहुत दूर चला गया है। जीवन के हर क्षेत्र में कई ऐसे मुकाम पाए जो हमें जीवन में सभी सुविधाएं आराम प्रदान करते हैं। संदेश प्राप्त करता या संदेश भेजने वाले के गतिविहीन रहते हुए भी लंबी दूरी का संचार बहुत आसान है। निजी दूर संचार तथा जन संचार में दूरदर्शन, रेडियो, समाचार पत्र, समूह प्रेस तथा सिनेमा, इंटरनेट, केबल, मोबाइल उपग्रह आदि देश के प्रमुख संचार के साधन माने जाते हैं और इन्हें विभिन्न स्थानों तक बस, रेल, यदि आप बात करो कार्ड व लिफाफा बंद चिट्ठी पहली श्रेणी की डाक समझी जाती थी तथा इन्हें विभिन्न स्थानों तक बस, रेल तथा वायुयानों व जल परिवहन की सहायता से एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाई जाती थी। आधुनिक संचार के साधन में प्रमुखतः टेलीफोन, इंटरनेट व मोबाइल सेवाएं हैं। उसके बाद में यदि बात करें तो अगले बिंदु की तरफ बढ़ते हैं। इंटरनेट की शुरुआत 1969 ईस्वी में हुई थी। उस समय एक सीमित क्षेत्र में ही इन नेटवर्किंग का उपयोग सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए होता था। 1972 में ईमेल की शुरुआत ने संचार जगत में क्रांति की शुरुआत कर दी। ईमेल की सहायता से कोई भी संदेश, सूचना इत्यादि कुछ ही सेकंड में विश्व में किसी भी कोने में भेजी जा सकती थी। जहां इंटरनेट सेवा उपलब्ध है, ईमेल के द्वारा एक ही संदेश हजारों व्यक्तियों को एक साथ भेजा जा सकता था। इंटरनेट के माध्यम से चित्र एवं चलचित्र भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से शीघ्रता से भेजे हुए देखे जा सकते थे। विश्व के किसी भी कोने में घटित प्रमुख घटनाओं की जानकारी एक स्थान से दूसरे स्थान पर व्यक्तियों तक शीघ्रता से पहुंच जाती थी। इंटरनेट की सेवाएं टेलीफोन लाइनों के माध्यम से ब्रॉडबैंड सेवाओं तक, मोबाइल सेवाओं के 2G, 3G, 4G नेटवर्कों के माध्यम से प्राप्त होती है। टेलीफोन की बात करें तो टेलीफोन संचार का एक महत्वपूर्ण साधन टेलीफोन है, जिसका आविष्कार ग्राहम बेल ने किया था। इसके पश्चात इसकी कार्य प्रणाली में तेजी से सुधार आया गया और इसकी सहायता से अलग अलग स्थानों पर बैठे व्यक्ति आपस में बात कर सकते थे। उसके बाद में बात करते हैं इसी क्षेत्र के अंतर्गत टेलीफोन सेवाओं में SDT व ISD सेवाओं के आ जाने से देश व विदेश में सीधे ही नंबर डायल कर व्यक्ति आपस में बात कर सकते थे। जिन्हें इस प्रकार सेवाओं व शहरों व देशों के अंकीय कोड निर्धारित हुए और जिन्हें टेलीफोन नंबर के पहले डायल कर सीधे ही बिना किसी इंतजार के बात की जा सकती है।
बात करते हैं मोबाइल की, तो टेलीफोन संचार सेवाओं के क्षेत्र में मोबाइल फोन सेवाओं के आविष्कार से एक महत्वपूर्ण क्रांति आ गई है। मोबाइल सेवाओं से किसी भी व्यक्ति मोबाइल फोन सेवा का उपयोग कर से सीधे बात कर सकता है और मोबाइल सेवाओं द्वारा तीव्र गति की इंटरनेट सेवाएं 3G 4G उपलब्ध है, जिसके द्वारा वीडियो कॉलिंग सुविधा उपलब्ध है। विभिन्न मोबाइल एप्लीकेशन ने भी संचार सेवाओं को आसान और तीव्र बना दिया तथा दिन प्रतिदिन इन सेवाओं में नई तकनीकी का आविष्कार हो रहा है। महत्वपूर्ण बिंदुओं की बात करें तो वस्तुओं तथा सेवाओं को आपूर्ति स्थलों से मांग वाले स्थानों तक पहुंचाने हेतु परिवहन की आवश्यकता होती है। परिवहन एवं संचार किसी देश की अर्थव्यवस्था की महत्वपूर्ण शक्ति है। परिवहन के 3 प्रमुख क्षेत्र है, स्थल, वायु और जल परिवहन। स्थल परिवहन सड़क रेल व पाइपलाइनों के माध्यम से होता है। बात करते हैं स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग देश के प्रमुख 4 महानगरों को दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई को आपस में जोड़ते हैं। इसके बाद में राजस्थान के कुल 7 राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं, जिनकी लंबाई 685 किलोमीटर है। राजस्थान से गुजरने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 प्रमुख है, जो दिल्ली से जयपुर, अजमेर, उदयपुर होता हुआ मुंबई जाता है। राज्य के भीतर की वे सड़कें जो राजधानी को प्रमुख शहरों, कस्बों, जिला मुख्यालयों और आपस में तथा राष्ट्रीय राजमार्गों व पड़ोसी राज्यों के राजमार्गों से जोड़ती है, राज्य राजमार्ग कहलाती है। देश में पहली रेलगाड़ी का परिचालन 22 दिसंबर 1851 ईस्वी को किया गया था तथा प्रथम रेलगाड़ी मुंबई व ठाणे के मध्य 33.6 किलोमीटर मार्ग पर 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को चलाई गई थी। पाइपलाइन परिवहन एक परिवहन का नया साधन है। इसकी सहायता से शहरों के भीतर व बाहर पानी का परिवहन होता था, परंतु आज इसका उपयोग है वो कच्चे तेल, पेट्रोल, डीजल, गैस एवं अयस्कों के रूप में एक स्थान से दूसरे स्थान पर परिवहन होता है। जल परिवहन देश का सबसे सस्ता परिवहन का साधन है, क्योंकि इसमें परिवहन मार्गों का निर्माण नहीं करना पड़ता। बात करते हैं देश में 5 प्रमुख नौगम्य राष्ट्रीय जल मार्ग तथा कई अन्य जल मार्ग है, जिनके द्वारा परिवहन होता है। वायु परिवहन सबसे तीव्रतम एवं आरामदायक परिवहन का साधन है, जिसकी सहायता से अति दुर्गम स्थानों जैसे ऊंचे पर्वत, घने जंगलों व लंबे समुद्री रास्तों को शीघ्रता एवं सुगमता से पार किया जा सकता है। उसके बाद में राजस्थान में वायु परिवहन सेवा जयपुर, जोधपुर, उदयपुर व कोटा में उपलब्ध है तथा शीघ्र ही अजमेर में भी उपलब्ध होगी। बात करते हैं टेलीविजन, रेडियो, डाक, टेलीफोन, मोबाइल व इंटरनेट संचार के महत्वपूर्ण साधन। ईमेल सेवाओं की सहायता से संदेश एवं स्थान के एक स्थान से दूसरे स्थान पर तुरंत ही पहुंचाया जा सकता है। मोबाइल सेवाओं तथा इस सेवा में होने वाली प्रतिदिन नए आविष्कार संचार क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया है तो आप सब्जेक्ट ज्ञान यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए। आपने अपना अमूल्य समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। आगे फिर कभी किसी महत्वपूर्ण जानकारी के साथ उपस्थित होंगे।